गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग सोशल साइंस के इतिहास सेक्शन का चैप्टर 10 कलाओं में परिवर्तन, चित्रकला एवं स्थापत्य कला के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग का इतिहास का चैप्टर नंबर 10 कलाओं में परिवर्तन, चित्रकला एवं स्थापत्य कला के बारे में क्या है पढ़ना है। तो कला का मतलब होता है, देखो, एक तक आर्ट। ठीक है, किसी भी तरह से रंगमंच हो, पेंटिंग हो, एक्टिंग हो, चाहे किसी भी मिमिक्री हो, नाटक हो, गाना हो, सभी एक प्रकार का कला ही है। ठीक है, तो इन सभी को हम लोग जानते हैं कि ये कला को दर्जा दिया गया है। लेकिन यहाँ किस तरह से भारतीय इतिहास में उस समय कलाओं में परिवर्तन हुआ, उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और उसमें से खासकर कलाओं में किस प्रकार परिवर्तन हुआ, उसमें से चित्रकला और स्थापत्य कला को यहाँ पर हम लोग को पढ़ना है। हम लोग जानते हैं कला में जितने सारे का मैंने बता दिया, ये सभी कला के अंतर्गत ही आते हैं। वो हर एक चीज़ कला है। ठीक है, पढ़ने का एक लॉजिकली तरीका अपनाना भी एक प्रकार का कला ही होता है। सबका कला होता है, लेकिन यहाँ हम लोग को विशेषकर चित्रकला एवं स्थापत्य कला में किस प्रकार परिवर्तन आया, उसी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो देखो, कुछ याद रखने जो मुख्य बातें हैं उसको हम लोग पहले देख लेते हैं। तो याद रखने जो बातों में से पहला देखो, रूप चित्र। रूप चित्र का अर्थ होता है किसी व्यक्ति का ऐसा चित्र जिसमें उसके हाव भाव को बड़ी बारीकी से दिखाया गया हो। ऑफ कोर्स, ठीक है, हम लोग देखते हैं किसी आदमी का, यदि हम लोग उसका चेहरा देख के उसके हाव भाव पता करते हैं। ठीक है, जो आज हम लोग जानते हैं साइकोलॉजी, जो स्पेशलिस्ट साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो लोग भी इसी तरह से दूसरे की मन की भावना को जानते हैं, दूसरे की फेस की भावना को जानते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग साइकेट्रिस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, जो डॉक्टरी इलाज करता है उसको हम लोग साइकेट्रिस्ट बोलते हैं। लेकिन जो उस सब का स्टडी स्पेशली होता है वो साइकोलॉजी सब्जेक्ट के द्वारा होता है। किसी के चेहरा देख के उसकी मनोदशा को बता देना कि उसके मन में अभी किस तरह की स्थिति चल रही है, जिसके कारण हम लोग देखते हैं कोई भी रंगमंच हो, नाटक हो, कोई भी जो भी एक्टिंग हो, डांस हो, उसमें फेस का एक्सप्रेशन से हमें पता चल जाता है उसके हाव भाव का। ठीक है, तो किसी व्यक्ति का ऐसा चित्र, ठीक है, रूप चित्र का अर्थ होता है किसी व्यक्ति का ऐसा चित्र जिसमें उसके हाव भाव को बड़ी बारीकी से दिखाया गया हो, चेहरा के एक्सप्रेशन से ही उसके हाव भाव का दिखाया गया हो, उसे हम लोग रूप चित्र कहते हैं। किसी व्यक्ति का ऐसा चित्र जिसमें उसके हाव भाव को बड़ी बारीकी से दिखाया गया हो, उसे हम लोग रूप चित्र कहते हैं। दूसरा देखो, त्रियामी। त्रियामी का अर्थ होता है सामान्यतः चित्र में वस्तुओं की लंबाई चौड़ाई दिखाई पड़ती है, जिससे हम लोग द्विआयामी कहा जाता है। ठीक है, द्विआयामी कहा जाता है। ठीक है, सामान्यतः हम लोग देखते हैं ज़्यादातर चित्रों में क्या देखते हैं, वस्तुओं की लंबाई चौड़ाई दिखाई पड़ती है। ठीक है, ज़्यादातर चित्र में क्या होता है, वस्तुओं की लंबाई चौड़ाई दिखाई पड़ती है, जिससे हम लोग द्विआयामी कहते हैं। ठीक है, परंतु जब लंबाई चौड़ाई के साथ उसकी गहराई भी दिखाई देने लगे तो उसे हम लोग त्रिआयामी कहते हैं। यदि किसी, सिंपल सा डेफिनेशन बनाना है, देखो, यदि किसी चित्र में उसकी लंबाई चौड़ाई दिखाई पड़ती है तो उसे हम लोग द्विआयामी कहते हैं। तथा यदि किसी चित्र में लंबाई चौड़ाई के अलावा उसकी गहराई या तो उसकी ऊंचाई, गहराई को हम लोग एक तरह से ऊंचाई भी कह सकते हैं, नीचे की ओर जाता है, इसीलिए उसको हम लोग गहराई कहते हैं। ठीक है, तो किसी वस्तु के चित्र में यदि लंबाई चौड़ाई या उसकी गहराई या तो उसकी ऊंचाई दिखने लगे तो उसे हम लोग त्रिआयामी कहते हैं। तो किसी वस्तु के चित्र में लंबाई चौड़ाई के अलावा उसकी गहराई या ऊंचाई दिखाई पड़ती हो, उसे हम लोग त्रिआयामी कहते हैं। अब देखो, तैलचित्र। पहले चित्रों के रंग के आधार पर, रंगों के आधार पर, तो देखो, पहले चित्रों के रंगा हुआ यानी रंग के आधार पर पानी होता था, परंतु इन चित्रों में रंगों में तेल का प्रयोग होता था, जिससे हम लोग उन्हें
अधिक चमक आते थे। तो सिंपल सी बात है, पहले चित्रों के रंगों का आधार पानी होता था। कोई भी चित्रों को जब हम लोग रंग का कलर करते थे तो उससे क्या होता था, पहले आधार पानी होता था। परंतु इन चित्रों में यदि हम लोग तेल ऑयली टाइप का प्रयोग करते हैं तो उसे हम लोग तेल चित्र कहते हैं। यानी उसको शाइनिंग लाने के लिए, ठीक है, चमकीला लाने के लिए यदि हम लोग ऑयल का प्रयोग करते हैं तो उसे हम लोग किसी चित्र में उसको चमकीला लाने के लिए हम लोग तेल का प्रयोग करते हैं, जिसे हम लोग तेल चित्र कहते हैं। ठीक है, अब देखो किंवदंतियाँ किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना के विषय में जब कोई बात अत्यधिक प्रचलित हो जाती है, चाहे वो सच हो या नहीं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, किंवदंती बोलते हैं। ठीक है, किंवदंतियाँ कहते हैं। यदि किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना के विषय में जब अत्यधिक चर्चित हो, उससे हम लोग किंवदंतियाँ कहते हैं। सच हो या झूठ उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन जिस व्यक्ति के बारे में ज़्यादातर चर्चाएं होती है उसे हम लोग किंवदंतियाँ कहते हैं। अब देखो छाया चित्रकार, जिसको हम लोग फोटोग्राफर बोलते हैं। तो आगे देखो, हम लोग थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, पाठ की ओर अग्रसर होते हैं। औपनिवेशिक शासन के दौरान कलाओं के क्षेत्र में कोई परिवर्तन हुए। ठीक है, औपनिवेशिक मतलब हम लोग जब अंग्रेजों के गुलाम में थे उस दौरान, ठीक है, कला के क्षेत्र में कहीं परिवर्तन हुआ। इस अध्याय में हम औपनिवेशिक शासन यानी बाहर से आए हुए व्यक्तियों के द्वारा शासन हम लोगों के देश में चलाना ही औपनिवेशिकता कहलाता है। दौरान दृश्य कलाओं में परिवर्तन का अध्ययन करेंगे तथा यह भी देखेंगे कि यह परिवर्तन किस तरह राष्ट्रवाद और उपनिवेशवाद के व्यापक इतिहास से जुड़े हुए थे। तो सिंपल सी बात है, देखो औपनिवेशिक शासन जो अंग्रेजों के द्वारा हम लोगों पर चलाई जाती थी, उस दौरान कला के क्षेत्र में जो परिवर्तन हुआ, तो उसके कारण हमारे देश के जो राष्ट्रवादी और उपनिवेशवासी के इतिहास से क्या जुड़ गया, क्या इंटर रिलेटेड हो गया, क्या कनेक्टेड रह गया और क्या परिवर्तन आया, उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान विभिन्न कला रूपों और शैलियों का विकास हुआ। तो भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान विभिन्न कलाओं और शैलियों का विकास हुआ। हम जान रहे हैं बहुत तरह की कला और शैली, तरह तरह के जो बनाने का शैली विकास हुआ। भारतीय कलाकारों ने इन्हें अपने स्थानीय संरक्षक तथा भारतीय बाजार की आवश्यकताओं के अनुरूप शक्ल दी। ठीक है, तो भारतीय कलाकार का अपना विशेष अपना खासियत है, अपना स्थानीय संरक्षक हूँ। ठीक है, हमारे यहाँ के लोकेलिटी के आधार पर तथा बाजार की आवश्यकताओं के अनुरूप शक्ल दिया। आप देखेंगे कि अनेक दृश्य कलाओं के रूप में जन्म उसी कला में हुआ। इस प्रकार के कला रूपों का उदाहरण है, एक देखो बुर्ज, मीनारें, मेहराबों वाली भव्य सार्वजनिक इमारतें, मनोहरी दृश्य, किसी चित्र के यथार्थपूर्वक मानव छवि अथवा मशीनों द्वारा छपी गई तस्वीरें। इस प्रकार का जो यहाँ पर इतना सारे एग्जाम्पल के स्वरूप दिया हुआ है, ये सब हमारे भारतीय कला है। ठीक है, अब देखो हम लोग पढ़ते हैं साम्राज्यवादी कला के नए रूप। ठीक है, 8वीं सदी में अंग्रेज व्यापारियों तथा शासकों के साथ साथ बहुत से कलाकार भी भारत आए। तो सिंपल सी बात है, जब 8वीं सदी में अंग्रेज व्यापार के रूप में जब भारत आए तो उन लोगों के साथ साथ बहुत सारे कलाकार भी भारत आए। ये कलाकार अपने साथ चित्रकारी की नई शैलियाँ, और ये सभी कलाकार अब चित्रकारी का जो अलग अलग तरीका, नई कलाएँ, नई शैलियाँ, नई परंपराएँ लाए और उन्हें जो कलाकृति बनाई उसे हम लोग यूरोप में अधिक लोकप्रिय, और उस प्रकार की कलाकृति जो भी हुई वो ज़्यादातर यूरोप महादेश में ही प्रचलित हुई। उन्होंने पश्चिम में भारत की छवि निर्मित करने में महत्वपूर्ण अदा की। तो हमारे पश्चिमी भारत में उस तरह की कलाकृति देने में वो महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। यूरोपीय कलाकार अपने साथ यथार्थवाद का विचार लेकर आए। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, यथार्थवाद नाम से स्पष्ट है कि विचार इस मान्यता पर आधारित था कि कलाकारों को उसी का निष्ठापूर्वक चित्रण करना चाहिए जो आँख ने देखा हो। यथार्थवाद का यथार्थ, ठीक है, यथार्थवाद का अर्थ ही होता है कि उसको आँखों से देखा हुआ हो। ठीक है, कल्पना मात्र से नहीं बल्कि उसके यथार्थ देख के
यानी वो कैसा है उसको देखे बिना उसका चित्रण नहीं करना, इस चित्र को देखा। इसका अर्थ यह था कि कलाकार जो भी चित्र बनाए उसका असली वो जीवंत दिखना चाहिए। तो यथार्थवाद विचार लेकर आए। यथार्थवाद का मतलब तो समझ में आ ही गया, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि विचार इस मान्यता के आधारित थी कि कलाकारों को उसके निष्ठापूर्वक चित्रण करना चाहिए जो आँखों देखा, यानी आँखों देखा घटना को जो चित्रित वर्णन करना, एक यानी उसको इमेजिनरी कला नहीं कह सकते हैं हम लोग, उसको जिसको हम लोग देखें उसी को हम लोग सच मानते हुए उसका चित्रण भव्य दृष्टि से करना ही यथार्थवाद कहलाता है। यानी जिसको हम आंखों से देखते हैं वो मेरे यथार्थ हो गए, ठीक है, जीवंत दिखना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, जो यथार्थवाद के विचार के साथ साथ यूरोपीय कलाकार तेल चित्र की तकनीकी भी अपने साथ लाए, ठीक है। तो यथार्थवाद का जो विचार उन लोगों का था, जो जीवंत चीज़, वो इमेजिनरी पर विश्वास नहीं, वो प्रैक्टिकली चीज़ पर जो विजुअली जो उसको दिखना, वो यथार्थवाद हो गया। किसी भी चीज़ को स्पष्ट रूप से दिखना वो यथार्थ हो गया, ठीक है। उसके साथ साथ वो तेल चित्रों का तकनीक भी अपने साथ लाए। तेल चित्र यानी जो ऑयल पेंटिंग होता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं जो शाइनिंग दिखता है, ज़्यादा ही चमकीला दिखता है, ब्राइटनेस भी। इस तकनीकी से यहाँ के कलाकारों की ऐसी तस्वीरें बनाने में सहायता मिली जो बिल्कुल असली दिखाई देती थी। तो इस तकनीक की सहायता से यहाँ के कलाकार, तो वो टेक्निक को भारतीय कलाकार भी अपनाए और उसी की सहायता से वो बिल्कुल ऐसा चित्र बनाने लगे जो बिल्कुल असली दिखने लगे। अब तक भारतीय कलाकार इस तकनीक से परिचित नहीं थे, और इससे पहले ये ऑयल पेंटिंग अंग्रेज आने से पहले वो इससे परिचित नहीं थे, ठीक है। यहाँ पर उल्लेखनीय है कि भारत आने वाले सभी यूरोपीय कलाकार एक समान बातों से प्रभावित नहीं थे। जिन विषय पर उन्होंने चित्र बनाए हुए अलग अलग थे, परंतु इन चित्रों के माध्यम से वे हमेशा ब्रिटेन, उसकी संस्कृति तथा उसके लोगों की श्रेष्ठता पर बल दिखाई देने लगे। तो उन लोगों का एक अपना अलग खासियत था कि वो कितना अच्छा भी चित्रण कर ले, लेकिन वो अपने देश, लेकिन वो क्या करते थे, अपना देश, अपना संस्कृति और वो अपने लोगों की श्रेष्ठता को ही चित्र में मतलब दर्शाने का काम करने लगे, ठीक है। अब देखो मनोहारी दृश्यों का चित्रण। मनोहारी दृश्यों का चित्रण एक लोकप्रिय कला परंपरा थी। इस कला परंपरा में भारत को एक आकर्षक भूप्रदेश के रूप में चित्रित किया गया था। तो भारत का एक आकर्षक भूप्रदेश, इसमें भारत के भूप्रदेशों को ऐसे उबड़ खाबड़ तथा जंगली रूप से चित्रित किया गया जाता था कि जो बिल्कुल अनछुआ और अछूता सा प्रतीत होता था। इस कला परंपरा को हम लोग मतलब परंपरा में टॉमस डेनियल और उनके भतीजे विलियम डेनियल का नाम अग्रणी है। ये दोनों 1785 ईस्वी यानी 8वीं सदी में भारत आए और उन्होंने ब्रिटेन द्वारा भारत के नवविजित प्रदेशों की कुछ तस्वीर बनाई जो अत्यधिक आकर्षक थी। इनके द्वारा विशाल कैनवस पर बनाए गए तेल चित्रों को ब्रिटेन में प्रदर्शित किया गया। इन चित्रों को उन अंग्रेजों द्वारा खरीद लिया जाता था जो ब्रिटिश साम्राज्य के विषय में जानने के लिए अत्यधिक उत्सुक रहते थे। तो ब्रिटिश साम्राज्य के बारे में जानने के लिए जो अत्यधिक उत्सुक रहते थे, उन्हीं लोगों को ये खरीद लिया जाता था, ठीक है।